पर एक के बाद एक साजिश चीन की तरफ से जहां रची जा रही है, तो ठीक इसी तरह से पाकिस्तान अब आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है और उसी की ऐसी ही कुछ मंसूबों को नाकाम किया गया है। अल-कायदा के आतंकी गिरफ्तार किए गए। एनआईए ने भी 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक तरफ तो चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत के दोनों दुश्मन पड़ोसी देशों की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लद्दाख से लेकर केरल तक और पश्चिम बंगाल तक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एनआईए और सुरक्षा बल की अलग अलग कार्रवाई में 12 आतंकी पकड़े गए, जिनमें अल-कायदा और लश्कर के आतंकी भी शामिल हैं। लद्दाख में चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना को कई जगह पर पेट्रोलिंग करने से रोका है, तो एनआईए ने दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए केरल और बंगाल से 9 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह आतंकी दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाकों में फायरिंग करना चाहते थे और बड़ी साजिश रच रहे थे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की भी एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है और राजौरी में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं। इनके पास से AK-56 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 दिन के भीतर ही दूसरी बार पाकिस्तान का ड्रोन भी दिखाई दिया और माना यह जा रहा है कि लश्कर के इन आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए गए थे। लेकिन इस वक्त की यह बेहद अहम खबर है, आतंकी साजिश से जुड़ी यह खबर, जिसमें एनआईए ने इस नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। आतंकी संगठन अल-कायदा ने भारत में रह रहे इजराइल के लोगों पर हमले की साजिश रची थी और इसे वक्त रहते एनआईए की टीम ने नाकाम कर दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अल-कायदा और आईएसआईएस ने मिलकर के इस हमले की साजिश रची थी, जिसे एनआईए ने नाकाम किया है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में 18 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में ये आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम से अल-कायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम ने खुफिया जानकारी के मिलने के बाद मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की और इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 आतंकी पकड़े गए हैं और एर्नाकुलम से 3 आतंकियों को पकड़ लिया गया है, जो कि माइग्रेंट लेबर के तौर पर केरल में रह रहे थे, लेकिन मंसूबे आतंकी वारदात को अंजाम देने के थे। बताया यह भी जा रहा है कि यह आतंकी पाकिस्तान में सीधे कुछ आतंकियों के संपर्क में थे और कश्मीर में हथियारों की सप्लाई करने वाले थे। गिरफ्तार किए गए सभी आतंकी बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनका सरगना मुर्शीद हसन नाम का आतंकी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अल-कायदा के इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कुछ जिहाद से जुड़ी किताबें भी बरामद की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरल और पश्चिम बंगाल में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसका वास्ता आतंकी संगठन अल-कायदा से बताया जा रहा है। इस वक्त में मैं एनआईए के दफ्तर के ठीक बाहर में है। एनआईए मुख्यालय में इस मामले पर तफ्तीश चल रही है और एनआईए के अधिकारियों की अगर माने तो जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए अल-कायदा आतंकी संगठन से जुड़े हुए कई आतंकी केरल और पश्चिम बंगाल में कई लोगों को सोशल मीडिया के मार्फत से उसे ट्रेनिंग दे रहे थे और उसे आतंकी बना रहे थे, और इस मामले पर जब जानकारी स्पष्ट हुई तो कई जो आतंकी हैं इस मामले को ध्यान में रखते हुए एक बड़े आतंकी वारदात करने के लिए तैयार भी हुए थे और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 6 पश्चिम बंगाल मूल के बताए जा रहे हैं और 3 केरल मूल के बताए जा रहे हैं। केरल के एर्नाकुलम से वास्ता है और जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद से वास्ता है। जिस तरह से इस मामले पर छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और ये भी पता चला है कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर को ये दहलाने की एक कोशिश कर रहे थे। और हमारे अलग अलग सहयोगी किस तरह से नापाक मंसूबों के साथ आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, हमारे अलग अलग सहयोगी लेह में सीमा पर मौजूद हैं अरुण सिंह, हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा भी जो लद्दाख में मौजूद हैं, कोलकाता में हमारी सहयोगी आशिका सिंह मौजूद हैं और नीतीश कुमार खास जानकारी के साथ हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तिरुवनंतपुरम का रुख करते हैं। नीतू हमारी सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। नीतू, 3 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जो रहने वाले तो पश्चिम बंगाल के थे लेकिन यहां पर माइग्रेंट लेबर के तौर पर काम कर रहे थे। किस तरह की इनकी नीयत थी, किस तरह की प्लानिंग थी, क्या अब पूछताछ में कोई नई जानकारी मिल पाई है?
अभी तक जो एजेंसीज के तौर जो हमें पता चला है कि 3 लोग को अरेस्ट किया गया है केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से, और ये लोग जहाँ पर गेस्ट लेबरर्स रहते थे वहाँ पर रहते थे। पेरुम्बावूर एरिया जो बहुत बड़ा, वहाँ पर काफ़ी सारे माइग्रेंट लेबरर्स रहते हैं, तो वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया है। आज सुबह हुआ है, एनआईए ने केरला पुलिस की हेल्प भी लिया है रेड्स कंडक्ट करने के लिए, और जो सोर्सेज के तौर पर जो केरला पुलिस की सोर्सेज है जो हमने किया है कि इनके पास से कोई एम्यूनिशन नहीं मिला जब इन्होंने इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन डिजिटल कुछ प्रूफ था इनके पास, यही बोला जा रहा है। एनआईए की बोला है इन लोगों ने सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है। पूछताछ अभी भी जारी है। तो पूछताछ इनसे लगातार की जा रही है। केरल से जो 3 आतंकी पकड़े गए हैं, एनआईए ने इनकी गिरफ्तारी की है। पूछताछ ये कर रहे हैं कि आखिर ये कोलकाता से यहां पर पहुंचे हुए थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, माइग्रेंट लेबर के तौर पर, आखिर लेकिन मंसूबे क्या इनके थे। आशिका सिंह हमारी सहयोगी कोलकाता से हमसे सीधे जुड़ी हुई हैं। आशिका, अगर माइग्रेंट लेबर के तौर पर पश्चिम बंगाल से कुछ लोग केरला चले जाते हैं, आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो क्या कुछ और बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हो सकती है? क्योंकि 6 लोगों की गिरफ्तारी तो मुर्शिदाबाद से भी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके आका पाकिस्तान में बताए जा रहे हैं। अलकायदा के जो लीडरशिप है वो इनको चला रहा था। पूरी प्लानिंग जो इस हमले की है वो पाकिस्तान से ही जो है तय हो रही थी। यहाँ पर जो सामान मिला है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से जिहादी लिटरेचर के साथ देसी कट्टे, एक्सप्लोसिव बनाने का सामान, इनके द्वारा बनाया गया एक्सप्लोसिव लोकली मेड एक बॉडी सूट जैकेट जो कि आमतौर पर सुसाइड अटैक्स वगैरह में काम आता है, ये भी उनके पास से पाया गया है। लैपटॉप, हार्ड डिस्क, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़ी घटना को अंजाम देने की ये साजिश थी। पैसे जुटा रहे थे ये लोग, कानूगाई कर रहे थे अपने इस मिशन को कामयाब करने के लिए। प्रशांत, और ऐसे में जबकि एनआईए ने इस नापाक मंसूबे को अब पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। नीतीश हमारे सहयोगी खास जानकारी के साथ इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश, एनआईए को जानकारी मिली थी कि आतंकी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्या और तफ्तीश में अब तक पता चल पाया है? देखिए प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी चिंता की बात यह है कि आम तौर से जो केरला है, केरला में आईएसआईएस केरला का गढ़ माना जाता है, और आईएसआईएस मॉड्यूल को कई लोग वो अफगानिस्तान भी जा चुके हैं, और बीच में 2-3 लोगों का नाम आया था। गुरुद्वारे पर हमला हुआ था अफगानिस्तान में, और एक जो है वहाँ पर जेल पर हमला हुआ था, उसमें केरला का ही सुसाइड बॉम्बर जो है वो मनाया जा रहा, उसको बताया जा रहा था। और लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब बताया जा रहा था परमिशन लिए हो क्या टच क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, नीरज लौटेंगे आपके पास, क्योंकि बेहद खास जानकारी नीतीश आपके पास में भी मौजूद है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि एनआईए ने सिर्फ 9 आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं की है पश्चिम बंगाल और केरल से, बल्कि जम्मू कश्मीर के राजौरी से भी यह बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आतंकियों को राजौरी शहर के पास से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, और कुछ दिन पहले ये राजौरी आए हुए थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि ड्रोन के जरिए इनके पास हथियार पहुंचाए गए, और न्यूज 18 इंडिया पर आप देख पा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीर, जो हथियार इनके पास से बरामद किए गए। राजौरी में हथियार पहुंचाए गए ड्रोन के जरिए, और ये इन आतंकियों से बरामद कर लिए गए। कुछ नकदी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि लाख रुपए इस आतंकी के पास से बरामद किया गया है। लेकिन देर रात को खुफिया एजेंसियों से एक जानकारी मिली थी कि इस पूरे इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और आखिरकार 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और यह एक बेहद अहम खबर भी कि ऐसे में जबकि 9 आतंकियों की गिरफ्तारी एनआईए ने की, 6 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से पकड़ा गया, 3 को एर्नाकुलम केरल से पकड़ा गया, तो 3 आतंकी जम्मू कश्मीर से भी पकड़े गए हैं।
और राजौरी से इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये लश्कर के 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। देश को दहलाने की बड़ी साजिश थी, लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि ड्रोन के जरिए इन तक हथियार पहुंचाए गए थे और पाकिस्तान के आकाओं के ये संपर्क में, क्योंकि कुछ और इलाकों में भी ड्रोन देखे गए हैं। पिछले दिनों भी इसी तरह की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, लेकिन राजौरी में जो 3 आतंकी पकड़े गए हैं उनके पास से 1 लाख रुपए भी नकदी पकड़ा गया है। AK-56 राइफल भी बरामद की गई है और यह तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप खास तौर पर देख सकते हैं। जो हथियार इन तक पहुंचे थे वो आखिर किस इरादे से, लेकिन ये एक बौखलाहट भी है दुश्मन देश की, पाकिस्तान की। और पाकिस्तान तो महज एक मोहरा है चीन का, और चीन सीमा पर किस तरह की नापाक हरकत करने के लिए तैयार बैठा है, नजदीक से नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, जिस तरह से आप पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि सीमा पर यह दखलंदाजी चीन की लगातार देखी जा रही है, लेकिन क्या अपने पिट्ठू पाकिस्तान के जरिए भी वो नुकसान पहुंचाना चाहता है और इन आतंकियों की गिरफ्तारी इसी ओर इशारा कर रही है? देखिए, बिल्कुल ये तो अब पूरा मॉड्यूल ओपन हो चुका है। चाइना पाकिस्तान जिस तरीके से मिलकर के काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ, वो तो अब जगजाहिर है, वो पूरी तरह से ओपन हो चुका है। प्लानिंग पूरी ये थी कि चाइना को लगता था कि वो अपने दम पर लेह लद्दाख में यहाँ पर इंट्रूजन कर सकता है, कुछ जगहों पर कब्जा कर सकता है, और जब तक भारतीय फोर्सेज पहुंचेंगी, जब तक भारतीय बैकअप पहुंचेगा, तब तक वो वहां सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय फोर्सेज ने बहुत समय पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और यहाँ पर कम से कम अब चाइना कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है, यहां पर वो घुसपैठ नहीं कर सकता है। तो वो अपना फेलियर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर बढ़ावा दे रहा है। चाहे कोई भी तरीका हो, पाकिस्तान को, वहां की खुफिया एजेंसी ISI को चाइना की तरफ से कह दिया गया है कि ना पैसे की कमी होगी, ना हथियार की कमी होगी, काम सिर्फ आपका इतना है कि डिस्टर्ब करना है आपको भारत को। इसीलिए LOC पर भी आप देखें तो वहां सीज फायर के वायलेशन लगातार हो रहे हैं और ये आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा उलझा के रखने की कोशिश है। हालांकि चीन ये बार बार कह रहा है कि ना आपको पैसे की कमी होने दी जाएगी और ना हथियारों की। नेपाल को भी इसी तरह से उकसाने की उसने कोशिश की थी। कई संगठनों को बकायदा करोड़ों में पैसे भी दिए गए हैं ताकि भारत के खिलाफ वो माहौल बनाए, और इसी तरह से वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है। अरुण भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आप भी लद्दाख में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि चीन किस तरह की नापाक हरकत कर रहा है, लेकिन अगर आतंकी हिंदुस्तान में गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तार उनके पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो क्या यह भी माना जाए कि ये तार दरअसल सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चीन ऐसा पाकिस्तान से करवा रहा है और पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा ही कर भी रहा है? देखिए, टेररिज्म को फंड करने के लिए एक बड़ी धनराशि चाहिए होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, हथियार उनको मुहैया कराना होता है, इन्फिल्ट्रेट कराना होता है, पैसे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। पाकिस्तान जिस कदर उसकी आर्थिक हालात हैं, उसके पास खाने को पैसे नहीं है, वो आतंकियों को कहां से देगा? तो पाकिस्तान पूरी तरह से आर्थिक रूप से निर्भर रहता है चीन पर। चीन उसको पैसा देता है, कर्ज देता है। बलूचिस्तान में सीपेक परियोजना जो लेके जा रहा है, तो ये एक तरह से देखिए तो चीन टेररिस्ट के जरिए वाया पाकिस्तान इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराता है। अगर चीन इमदाद देना, मदद देना बंद कर दे तो पाकिस्तान के पास अपने सैनिकों की और अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वो टेररिज्म कैसे बढ़ाएगा? तो चीन को जिम्मेदार हम जरूर मानते हैं। सीमा पर एक तरफ हमारे सैनिक उसको करारा जवाब दे रहे हैं और अंदर NIA ने जिस तरह से गिरफ्तारी की है, चीन और पाकिस्तान की कोई चाल कामयाब हो नहीं रही है। क्योंकि तकनीकी तौर पर किस कदर कंगाल है पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उस तरह से हथियार मुहैया करवाता है चीन उसे। लेकिन जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है कि हीरानगर सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं, और ड्रोन देखने के बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन अपना और तेज कर दिया है। इससे पहले गुरुवार को भी पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था और एक बार फिर इस इलाके में ड्रोन देखा गया है, और जो 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं राजौरी से, माना यह जा रहा है कि ड्रोन के जरिए इन तक हथियार भी पहुंचाए गए थे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही संदिग्ध ड्रोन हैं जो एक बार फिर दिखाई दिए हैं सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से, और आज जो 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, बताया यह जा रहा है कि इसी तरह से ड्रोन के जरिए AK-56 जैसे हथियार इन आतंकियों तक पहुंचाए गए और नकदी भी इन आतंकियों के पास से बरामद किया गया है। सीमा पर पाकिस्तान का एक बार फिर से यह ड्रोन दिखाई दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
किस तरह से कंगाल बदहाल पाकिस्तान इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, और अब ये पूरी दुनिया जानती है कि इस तरह की तकनीक और हथियार चीन उसे मुहैया करवाता है और भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वो ये हरकत करता है, जो एक बार फिर हरकत टीवी कैमरे में आप देख पा रहे हैं। भारत के करारे जवाब से दरअसल चीन बौखलाया हुआ है और चीन की सेना अब लद्दाख में टकराव को और बढ़ाने पर आमादा नजर आती है। लद्दाख में चीन की सेना भारतीय सेना को कई जगह पेट्रोलिंग करने से रोकने की भी कोशिश कर रही है। लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट्स यानी 63 पॉइंट्स में 10 पॉइंट पर चीनी सेना अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रही है। इन इलाकों में डेप्सोंग है, ट्रिग हाइट्स हैं, गलवान है और गोगरा भी शामिल हैं। डेप्सोंग इलाके में दरअसल पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 12A और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर चीन की सैनिकों ने भारतीय पेट्रोलिंग टीम को रोकने की कोशिश की है। वहीं गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर पेट्रोलिंग कर रही टीम को रोकने की कोशिश चीन के सैनिकों ने की है। दरअसल आमना सामना होने पर वो लगातार मुंह की खा रहा है। अनुराग डांडा हमारे सहयोगी यहीं लद्दाख में मौजूद हैं और अनुराग, आप ये देख पा रहे होंगे कि कितनी मुस्तैदी से चोटियों पर डटे हुए हैं भारतीय जांबाज और निशाने पर चीन के वो सैनिक हैं जो घुसपैठ की जरा भी कोशिश करेंगे तो फिर निशाने पर होंगे। लेकिन पेट्रोलिंग से रोकना क्या इसी स्ट्रेटजी का एक और तरीका है? इसी का ये संकेत भी है कि कहीं और उलझा के रखा जाए, लेकिन नापाक मंसूबे कहीं और के लिए ये पाले बैठा है। देखिए, दो चीजों को समझिए कि भारत की जो सप्लाई लाइन है वो पूरी तरह से स्ट्रांग है। मैं आपको ये दिखाऊं कि ये रसद की आवाजाही जो है यहां से लगातार होती रहती है। बड़े पैमाने पर रसद की आवाजाही यहां से भारतीय सेना को की जा रही है लगातार, और ये इसलिए कि हमारी जो फॉरवर्ड पोस्ट है उस पर हमारी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, हमारी मजबूत पोजीशन है। चाइना के पास वहां कोई स्कोप नहीं है। अब हम राउंड 2 में जा रहे हैं, यानी जो मार्च अप्रैल से पहले जो स्थिति थी उसमें वापस लौटने की कोशिश भारत की तरफ से हो रही है, जो कि वार्ता में कोर कमांडर लेवल की बातचीत में भी जो तय हुआ कि पहले की स्थिति को बहाल किया जाए और डिसएंगेजमेंट किया जाए। सेनाएं पीछे हटे, पोस्ट नहीं बनाए उस इलाके में, लेकिन पेट्रोलिंग की जा सकती है। तो उसी पेट्रोलिंग की कोशिश जब भारत की सेना की तरफ से की गई तो उसमें कई जगह पर, खासतौर पर कि पॉइंट 10 से पॉइंट 15 के बीच में कई जगह पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई चीन की सेना की तरफ से, उसको रोकने की कोशिश की गई। कई जगहों पर चीन की सेना ने कहा कि यहां हमारा अधिकार है, यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक तरीके से कह सकते हैं कि धूर्त चाल है चीन की, जिनके जरिए वो ये इस पूरे इलाके में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे रखना चाहता है और जो बाकी जो डाइवर्जनी टैक्टिक्स हैं, यानी भारत को डाइवर्ट करना चाहता है, चाहे पाकिस्तान के साथ एंगेज करके या बाकी आर्थिक ध्यान भटकाने की ये उसकी कोशिश है कि भारतीय जवानों को उलझाया जाए, लेकिन भारतीय जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। लेकिन भारत चीन टकराव से जुड़ी हुई एक और बेहद अहम खबर लद्दाख से ही आ रही है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग इलाके में रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम मोर्चों पर भारतीय फौज डटी हुई है और पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। चीन से लगातार टकराव की स्थिति इसीलिए भी यहां बनी हुई है। गलवान और पेंगोंग के कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत और चीन की सेना के बीच दूरी महज 100 से 300 मीटर की रह गई है, यानी एकदम आमने सामने भारत और चीन की सेना। लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय फौजों ने जिस तरह से प्रमुख मोर्चों पर अपना कब्जा जमाया है, ऐसे में चीन की सेना ताक लगाकर बैठी कि किस तरह से इन मोर्चों पर अपना कब्जा जमाया जाए। लेकिन भारतीय फौज दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए 24 घंटे पूरी तरह से मुस्तैद हैं और भारतीय फौज इस समय ऐसी जगह पर काबिज है जहां से चीन का एक जवान भारतीय जवान के निशाने पर है, यानी कि चीन के किसी भी जवान ने जरा भी हरकत की तो उसका माकूल जवाब देने के लिए भारत का जवान पहाड़ की चोटियों पर किस तरह से मुस्तैद है। अरुण हमारे सहयोगी वहीं मौजूद हैं। अरुण, लद्दाख में आप जहां मौजूद हैं, पीछे हम वो पहाड़ियां देख सकते हैं जिसके पीछे उसी तरह की गर्माहट होगी, बेहद करीब भारत और चीन की सेना जहां आमने सामने है, कि आखिर क्यों इस तरह की हरकत करने पर आमादा भी हो गया है चीन?
देखिए प्रशांत, पहले चीन इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया की फिलोसफी पे काम करता था, थोड़े थोड़े जगहों को अपने कब्जे में लेता था और उसके बाद झड़प होती थी भारतीय सैनिकों से। अब उसने पहली बार ऐसा किया गलवान में कि फिंगर 4 तक वो आने की कोशिश करने लगा और फिंगर 8 तक अपना इलाका बताने लगा। यानी वो बहुत दूर तक हिंदुस्तान की जो टेरिटरी है जिसको हम अपना मानते हैं उस तक अपना दावा उसने बताना है। उसके बाद गलवान में संघर्ष हुआ। अभी क्या हुआ है, जो 2 पोस्ट यानी इंडिया की पोस्ट और चीन की पोस्ट, वहां तक हमारा कब्जा होता है और हम वहां तक मौजूद होते हैं। बीच का जो नो मैंस लैंड होता है, कहीं वो 1 किलोमीटर भी होता है, कहीं 2 किलोमीटर और कहीं 15-15 किलोमीटर भी है, जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लियरली डिमार्क्ड नहीं है, निश्चित रूप से उसका रेखांकन नहीं हुआ है कि यहां तक हमारा है और वहां तक हमारा है। उस बीच में ही जब पेट्रोलिंग होती है तभी झड़प होती है। और जिस इलाके का आपने जिक्र किया, भारतीय सेना ने ये काम किया है कि हमारा जो नो मैंस लैंड था जिसको हम अपना मानते थे लेकिन वहां हम पोस्ट नहीं बना के रखते थे, सिर्फ पेट्रोलिंग करते थे, इस बार हुआ है कि जैसे ब्लैक टॉप पे हम जा करके, जिस तरह की ऊंची पहाड़ियां आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर जो नो मैंस लैंड था जहां हम सिर्फ पेट्रोलिंग करते थे, अब हम जाके वहां नियंत्रण में ले लिए हैं। उस पर हमारे सैनिक डट गए हैं और वहां से चीन के तकरीबन कई इलाके हमारी जद में हैं और यही वजह है कि चीन लगातार बौखलाया हुआ है और नए नए मोर्चे खोल रहा है। और सिर्फ चीन के कुछ इलाके भारतीय जवानों की जद में नहीं है, बल्कि चीन का हाईवे नंबर 129 सीधे सीधे नजदीक से गुजरता है और इसीलिए भी चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन भारत की स्ट्रेटेजी के आगे चारों खाने चित चीन नजर आ रहा है। और सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि कई देश अब भारत के साथ नजर आ रहे हैं। और इसी से जुड़ी ये एक और बेहद अहम खबर भी है, क्योंकि दुनिया से ही युद्ध पर आमादा है चीन। और अब अमेरिका ने भी ताइवान के बढ़ते रिश्तों को देखते हुए युद्ध की धमकी चीन इन्हें देने लगा है। और इतना ही नहीं, ताइवान की सीमा पर पिछले 2 महीने से चीन की सेनाएं लगातार सैन्य अभ्यास भी कर रही हैं। इस बीच एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के ताइवान दौरे से चीन भी खफा हो गया है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के क्षेत्र में उड़ानें भरी है और माना यह जा रहा है कि चीन ने ताइवान के क्षेत्र में उड़ान भर करके चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने उसकी संप्रभुता को खिलवाड़ किया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यानी चीन लगातार धमकी दे रहा है। लेकिन चीन के प्रवक्ता ने इसके साथ ही यह भी कह दिया है कि चीन अपनी संप्रभुता के लिए किसी से भी खिलवाड़ कर नहीं बर्दाश्त करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने भी चीन को धमकी दे दी है कि अगर चीन की वायुसेना ने उसके क्षेत्र में उड़ान भरी तो उसकी सेना भी करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यह बात सबसे अहम है कि अमेरिका ने चीन की धमकी को दरकिनार कर दिया है और वन चाइना पॉलिसी को तार तार करने का मन बना लिया है। और इसी इरादे से शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी ताइवान पहुंच गए। और इस दौरे का मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि अमेरिका मानता है कि ताइवान पर ना चीन का हक है और ना ही अमेरिकी अधिकारियों के मंत्रियों को ताइवान जाने के लिए चीन की इजाजत की जरूरत है। क्योंकि 1979 के बाद यह पहली बार है जब कोई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ताइवान की धरती पर पहुंचा हो। चीन की वन चाइना पॉलिसी को खत्म करने वाला एक बिल भी अमेरिका की संसद में पेश किया गया और इसे मंजूरी भी दे दी गई। और इसके साथ ही अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो चीन के खिलाफ दो हाथ करने के लिए अब तैयार है। अमेरिका का दक्षिण चीन में भी चीन के एकाधिकार को लेकर के पहले से ही टकराव चल रहा है और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के सैनिक बेड़े भी मौजूद हैं। कई बार तो हालात ये हो जाते हैं कि अमेरिका और चीन की सेनाएं दक्षिण चीन सागर में बिल्कुल आमने सामने नजर आने लगती है। अमेरिका ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर तो अब कई और देश सीधे सीधे चीन के खिलाफ नजर आते हैं। और ऐसे में सिर्फ भारत से ही यह मुकाबला नहीं देखा जा रहा है बल्कि कई और देश भारत के साथ इसी मुद्दे पर खड़े नजर आते हैं और दक्षिण चीन सागर में चीन एक बार फिर से घिरता नजर आ रहा है। चौपट होने के बहुत करीब चीन। एलएसी पर चीन की सेना धराशायी। हिंद प्रशांत महासागर में चीन पर महासंकट। भारत और चीन की सेना में सबसे बड़ा फर्क है जज्बे का। चीन की सेना की आस्था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए है
जबकि भारत की सेना मातृभूमि की रक्षा ही अपना परम धर्म मानती है, फिर चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो। भारतीय सेना के इस जज्बे ने गलवान में सेना की टुकड़ी को बलवान साबित किया और जिस सच से चीन करीब 4 महीने से मुंह छिपाए फिर रहा था, उस सच को उसे मानना ही पड़ा। चीन ने पहली बार माना है कि उसे गलवान झड़प में बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल ये बात भी चीन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाकर ही कबूल की है। चीन ने 94 दिन बाद माना है कि उसे गलवान झड़प में नुकसान हुआ था। गलवान झड़प पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट भी किया और लेख भी लिखा। अखबार ने गलवान में सैनिकों के मरने की बात पहली बार कबूल की है, लेकिन मरने वाले सैनिकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि चीन का दावा है कि उसके भारत से कम सैनिक मारे गए। इसे चीन की चालाकी ही कहा जाएगा कि उसने गलवान में अपने सैनिकों के मरने की बात तो कबूली, लेकिन अभी तक भी सैनिकों की संख्या नहीं बताई, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो दुनिया भर में चीन की नाक कट जाती और उसके अपने लोग भी उस पर उंगली उठाने लगते। हकीकत तो यह है कि गलवान में चीन के भारत से भी कहीं ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन सच छुपाने के चक्कर में चीन के इन सैनिकों को शहीदों की तरह सम्मानजनक विदाई तक नहीं मिल पाई। गलवान में चीन के साथ सबसे हिंसक झड़प हुई थी। तब से भले चीन सेना LAC पर डटी हो, लेकिन उसकी सेना का मनोबल उसी दिन टूट गया था जब उसकी सरकार ने शहीदों को सम्मान तक नहीं दिया। गलवान घाटी में हुए चीनी अफसरों और सैनिकों की मौत को लेकर चीन के अंदर काफी देर से बवाल चल रहा है। सबसे पहले भूतपूर्व सैनिकों ने, उसके बाद उन सैनिकों के परिवारजनों ने जो कि शहीद हुए थे, और अब सेना के अंदर इस बात की आवाज उठाई जा रही थी कि हमारे शहीदों को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। प्रोपेगेंडा में माहिर चीन की सेना LAC पर बारूद बरसाकर चीन की जनता को बहला रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर महासागर तक पूरी तरह से चीन घिर चुका है। लद्दाख में चीन भारत की तैयारी से हार चुका है। ताइवान ने चीन को चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो गया, जिससे चीन हिंद और प्रशांत महासागर में भी घिर गया है। सबसे ज्यादा चीन को 2 देश चोट दे रहे हैं, पहला भारत, दूसरा अमेरिका। 2 महीने के अंदर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा 2 बार ताइवान का दौरा करने के बाद चीन तिलमिला गया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो आग से न खेले। यही नहीं, चीन ने ताइवान के करीब नेवी ड्रिल भी शुरू कर दी है। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच 17 सितंबर की रात ताइपेई पहुंचे हैं। वो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग के स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। 1979 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका की ओर से अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ताइवान के दौरे पर है। दरअसल ये साउथ चाइना सी में चीन को जवाब देने की तैयारी का ही हिस्सा है। कूटनीति और सामरिक स्तर पर अब हिंद महासागर में चीन को जवाब देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका को ताइवान की मदद करना चीन के लिए एक सैद्धांतिक संदेश है। अमेरिका चीन को बताना चाहता है कि चीन के विस्तारवाद के खिलाफ दुनिया के सब आजादी प्रिय देश और डेमोक्रेटिक देश एकजुट हैं। अमेरिका के इस कदम से चीन इतना बौखला गया है कि उसने अपने जंगी बेड़े ताइवान स्ट्रेट में उतार दिए हैं। साउथ चाइना सी में चीन कई छोटे छोटे देशों को धमका रहा है और ट्रंप लंबे समय से चीन को दादागिरी न करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन चीन आए दिन दूसरे देशों के आइलैंड के नजदीक अपने सैन्य ड्रिल शुरू कर देता है और दक्षिण चीन सागर में लगातार नकली द्वीप बना रहा है और बार बार जंग की धमकी दे रहा है। इस समय चाइना के अंदर जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे ऐसा लगता है कि चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ी जंग
किसी भी देश से लड़ सके, और ख़ासतौर से इंडिया या ताइवान को भी वो नहीं छेड़ सकता ज़्यादा। अब चीन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। उसने ताइवान को धमकाने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमान अमेरिकी अधिकारी की यात्रा से कुछ घंटे पहले ही ताइवान की सीमा के नजदीक भेजे थे, लेकिन उन्हें ताइवान के विमानों ने खदेड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में चीन की हालत यह हो चुकी है कि छोटे छोटे देशों से पार पाना उसके वश में नहीं है और वो भारत से जंग लड़ने के ख्वाब देख रहा है। चीन की बर्बादी का चतुर्भुज तैयार हो चुका है। लद्दाख की चोटियां हो, हिंद महासागर हो या फिर प्रशांत महासागर, चीन हर तरफ से घिर चुका है और दुनिया में अलग थलग पड़कर बेबस हो चुका है। ऐसे में चीन भले एलएसी पर आंख दिखाए, लेकिन युद्ध लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं बची है। भारत को घेरने की कोशिश में जुटा चीन अब आर्थिक मोर्चे पर भी मात खाता नजर आ रहा है। कभी चीन के करीबी रहे देश भी अब उसका साथ एक एक कर छोड़ने लगे हैं और इसका सबसे ताजा उदाहरण है थाईलैंड, जिसने बंगाल की खाड़ी में नहर बनाने के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनियों को देने से साफ इनकार कर दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत और अमेरिका के दबाव की वजह से ही थाईलैंड सरकार ने चीन के साथ नहर बनाने के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट का ना मिलना चीन के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के ना मिलने से चीन की कंपनी को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही इस नहर के जरिए चीन की हिंद महासागर तक पहुंच बनाने की कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। और खबर तो यह भी है कि भारत ने भी अब थाईलैंड के सामने इस नहर को बनाने में मदद करने की पेशकश कर दी है। चारों तरफ से घिर चुके चीन को अब कुछ नहीं सूझ रहा है। उसने पाकिस्तान को अपनी साजिश के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना लगातार जारी रखा है और खबर यह है कि भारत के साथ तनाव के बीच चीन इन दिनों पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर अब अपने धमक बनाना चाहता है और न्यूक्लियर वेपन यानी कि छोटे परमाणु बम बनाने का काम तेज कर रहा है और इसके लिए चीन से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को रेडियो एक्टिव मटेरियल की सप्लाई भी की जा रही है। पाकिस्तान की परमाणु साजिश बेनकाब, पकड़ी गई चीन पाकिस्तान की चोरी। चीन पाकिस्तान की खौफनाक चाल का पर्दाफाश। चोर चोर मौसेरे भाई। पाकिस्तान के हुक्मरान चीन की गुलामी करते इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने मुल्क और अपनी आवाम की जरा भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान कभी भी परमाणु हथियारों की चोरी की हिमाकत नहीं करता, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की नई परमाणु साजिश का पर्दाफाश किया है। चीन पाकिस्तान को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर रहा है। पाकिस्तान भारत से सीधी टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए चीन की शय पर इस नई न्यूक्लियर साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार किसी सैनिक फॉर्मेशन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इसका दायरा सीमित होता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर पाकिस्तान को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर रहा है। चीन बेरियम 133 के सोर्स मटेरियल को पाकिस्तान भेजने की तैयारी में है। बेरियम 133 को पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट K2 और यूनिट K3 में भेजा जा रहा है। CNNC यानी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और CZEC यानी चाइना जोंगयुआन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने
इसके निर्यात की मंजूरी दे दी है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो ये मटेरियल 30 जून 2021 तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। यही नहीं, चीन पाकिस्तान की प्लूटोनियम से बनने वाले परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहा है। चीन ने इस बात को पुख्ता करने के लिए कहा कि जिस भी जहाज से ये पाकिस्तान जाएगा वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर न रुके। पाकिस्तान को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में मदद कर रहा है और उसे हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें कि फ्यूल भी शामिल है। और इस तरीके के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की सेनाओं को क्षति पहुंचाने के लिए कर सकती हैं। न्यूज 18 इंडिया को भारतीय खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक पाकिस्तान को प्लूटोनियम बेस्ड टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार बनाने की तकनीक देने की साजिश पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास कम दूरी तक मार करने वाली हथर्व-9 मिसाइल है। पाकिस्तान ने इसे चीन के विशी रॉकेट सिस्टम को कॉपी करके बनाया है। हथर्व-9 मिसाइल 60 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसे मोबाइल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए तेजी से तैनात किया जा सकता है। हथर्व-9 ठोस ईंधन से चलती है, इसलिए इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। जानकारों का भी मानना है कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को दरकिनार कर चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान अपना परमाणु जखीरा बढ़ाकर उसके दम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे देशों से चुराई तकनीक की बदौलत अपने लिए नए परमाणु हथियार बना सके, ताकि वो दुनिया को इस नए परमाणु हथियार से डरा सके। कमाल देखिए, चीन और पाकिस्तान की इस मिली भगत का पर्दाफाश भारतीय खुफिया एजेंसी ही नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी कर चुकी है। 2 जनवरी 2020 को भी अमेरिका ने पाकिस्तान की चोरी पकड़ी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चोरी छिपे परमाणु तकनीक से जुड़ी चीजें हासिल करने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए ISI ने बाकायदा एक शेल कंपनी बना रखी थी। पाकिस्तानी एजेंसी की ये शेल कंपनी रावलपिंडी से चलाई जा रही थी। अमेरिका ने ISI के इस नेटवर्क के 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये पांचों पाकिस्तान की परमाणु एजेंसियों के लिए संवेदनशील तकनीक को अमेरिका से हासिल कर उसे चोरी छिपे पाकिस्तान भेजने का नेटवर्क चला रहे थे। अमेरिका के जस्टिस विभाग के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका में रहकर ISI के लिए काम करने वाले 5 जासूसों को गिरफ्तार किया। इन 5 की पहचान पाकिस्तान के मोहम्मद कामरान वली, कनाडा के मोहम्मद एहसान वली और हाजी वली मोहम्मद शेख, हांगकांग के अशरफ खान मोहम्मद और ब्रिटेन के अहमद वाहिद के तौर पर हुई। अमेरिका की संघीय अदालत ने इन्हें इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के उल्लंघन की साजिश रचने का दोषी ठहराया। जस्टिस विभाग के मुताबिक सितंबर 2014 से अक्टूबर 2019 के बीच इन 5 ने अमेरिका से 38 बार पाकिस्तान के लिए संवेदनशील सामान निर्यात किए। ये खरीद शेल कंपनी बिजनेस वर्ल्ड के जरिए हुई, लेकिन वास्तव में उन्हें पाकिस्तान में AERO यानी एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और PAEC यानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भेजा गया। ISI ने अपने इस नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान के लिए क्रूज मिसाइल और UAV यानी मानव रहित विमान तकनीक की चोरी की थी। भारत और अमेरिका के अलावा जर्मनी की एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की चोरी से परमाणु तकनीक हासिल करने की हकीकत दर्ज हुई है। जर्मन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान जर्मनी से परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगा था। इसके अलावा पाकिस्तान इन घातक हथियारों के डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। इस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि कई दूसरे देशों से भी उनकी परमाणु तकनीक और घातक मिसाइलों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि पाकिस्तान अपने दूतावास में काम करने वाले अधिकारियों के जरिए उन देशों से उनके परमाणु हथियारों और उनकी तकनीक की अवैध जानकारियां जुटाते हैं।
हैरानी तो इस बात की है कि आज से 16 साल पहले पाकिस्तान परमाणु तकनीक चुराने के इल्जाम में पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो चुका है। साल 2004 में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने अपनी चोरी के लिए पूरी दुनिया के सामने माफी मांगी थी। आज एक बार फिर पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है, लेकिन पाकिस्तान शर्मिंदा होने की बजाय निहायत ही बेशर्मी से अपने आका चीन के फरमान को पूरा करने में लगा हुआ है। कोविड-19 ने लोगों को जिंदगियों और हर तरह के कारोबार पर बेहद बुरा असर डाला है। देश के हजारों टू व्हीलर मैकेनिक भी इस महामारी के बीच में जैसे तैसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटे हैं और उन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत है। और इसी के मद्देनजर कैस्ट्रोल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर के एक खास मुहिम की शुरुआत की है और इसी पहल के जरिए स्किल इंडिया की अब पहचान करके हमारे मैकेनिक्स की मदद की जा रही है और उसमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई जा रही है। हमारी इस मुहिम में अपना हाथ बटाएं और 7574003002 पर मिस कॉल करें या फिर www.protectindiasing.com पर लॉगिन करें। आपका संकल्प हमें इस मुहिम को दूर तक ले जाने में मदद पहुंचाएगा। नॉन स्टॉप